और अब खबरों की तफसील। बाबरी मस्जिद हक़ मिल्कियत मामले में राम मंदिर के हक़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम फरीक की जानिब से रिव्यू पिटीशन दाखिल किए जाने के कवी इम्कानात हैं। हालांकि इस ज़िम्ने हतमी फैसला कल किया जाएगा, ताहम ये इशारे मिलने लगे हैं कि मुस्लिम फरीक अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बाजियाबी के लिए वो आखिरी कोशिश भी करना चाहता है जो कि उसे मुल्क के आईन और दस्तूर ने फराहम की है। खास रिपोर्ट। नजरसानी के मौक़िफ़ पर पहले जिलानी तन्हा नजर आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ये बात आमतौर पर कही जाने लगी है। अब जिलानी के साथ कई अहम तंजीमों के लोग, वकला और शहरी भी ये आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर आईन और दस्तूर में गुंजाइश मौजूद है तो ये कदम उठाना चाहिए। हम उससे मुतमईन नहीं हैं और सबसे बड़ी जो ज़्यादती हमें नज़र आई उसमें ये कि कोर्ट ने ये मानने के बाद कि कम से कम 1857 से और 1949 तक वहाँ नमाज होती रही है, मस्जिद के साथ ज़्यादती हुई है, मस्जिद को गिराया गया, गलत गिराया गया, मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई, गलत रखी गई। उसके बाद ये कह दिया कि हमको अलग से ज़मीन दी जाए। वो ज़मीन हमारी मंदिर को दे दी। ये हम समझते हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ और इसको दोबारा हमें कोर्ट में कहना चाहिए कि ये क्या बात है। ये मूर्ति जो रखी गई वो अपने आप से प्रकट नहीं हुई, वो रखी गई वो गलत थी। तो ये सब तमाम चीज़ें जब वो कोर्ट एक्सेप्ट करे दे रहा है और तो फिर ये क्लेम करना कि आपकी ये नहीं है, ये एक चीज़ समझ में नहीं आती। तो लिहाजा अब इस मौके पे जाके बैक होना ये बिल्कुल गलत है। ये एक तरीके से मुसलमानों के साथ धोखा होगा। या अगर फरीकैन वापस आएंगे तो या तो फिर ये ऐसा महसूस होगा ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पूरी फाइट लड़ रहे थे। देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबको आज़ादी है अपनी बात कहने की। लोअर कोर्ट से हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक ऑप्शन है रिव्यू जाने का और बिल्कुल जाना चाहिए। अफसोस इस बात का है जो अरशद मदनी साहब ने जो बात कल कही, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड को और जो भी मुख्तलिफ उसमें पार्टियाँ थी उनको उसी वक्त कह देना चाहिए था। ये फैसला आ गया था। मेरा अपना मानना एज एडवोकेट कि रिव्यू में बिल्कुल जाना चाहिए और मुझे कोर्ट पर भरोसा है। कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जब सबने पहले ही अदालत उस्मा के फैसले को मानने की बात कही थी तो अब ये नजरसानी क्यों? फैसला जो आया है ये सबको सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए इसको सबको मानना चाहिए। रिव्यू में जाना या न जाना वो एक अलग कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन मेरे अनुसार जो है कि ये मुद्दा काफ़ी समय से चला आ रहा है और कई पीढ़ियाँ बीत गई मुद्दे को निपटाते हुए, और आगे इसको लिटिगेशन में फंसाना अच्छी बात नहीं है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है दोनों पक्षों को मान लेना चाहिए और रिव्यू वगैरह दाखिल नहीं होना चाहिए। अब चूँकि एक कानूनी प्रक्रिया है तो कुछ लोग जाना भी चाहेंगे तो वो जा सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट खुद अपना फैसला कुछ ना कुछ देगा। अगर आप मुल्क में अमन चैन चाहते हैं तो इसके सब रहने वालों को आप समानता से देखें और सबके लिए न्याय के लिए संघर्ष करें। इस वाले केस में फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये फैसला सही नहीं है। इसमें हमको इस कौम के साथ अपनी समाज को मिला करके रिव्यू के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि मुस्लिम फरीक आज भी यही कह रहा है कि नजरसानी की बात अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही है। अगर दायर की जाने वाली मुजव्वज़ा रिव्यू पिटीशन पर मुस्बित कार्रवाई होती है तो यकीनी तौर पर खुशी होगी। बसूरत दीगर अदालत उज़्मा का एहतराम किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों ने रोशन गेट इलाके में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान बाबरी मस्जिद केस के फैसले पर एतराज़ जताया गया। मुजाहिरीन अपने हाथों में प्लेट कार्ड लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद मामले में मुल्क की अक़लियत के साथ इंसाफ नहीं किया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे को फौरी पुलिस ने सबोटाज कर दिया और दर्जनों मुजाहिरीन को तहवील में ले लिया गया। इस ताल्लुक से पुलिस कुछ भी जानकारी देने के मौक़िफ़ में नहीं है। ताहम बताया जाता है कि पुलिस ने PFI के 5 से 6 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। गोडसे की तारीख और स्टेटमेंट को तालीमी निसाब में शामिल किए जाने के अखिल भारतीय हिंदू महासभा मध्य प्रदेश के मुतालबे की
हिंदू महासभा के नायब कौमी सदर ने भी तायद कर डाली है। हिंदू महासभा ने यूपी के भी निसाब में इसे शामिल करने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही अयोध्या मामले में कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा हिंद के रुख पर भी अपने तासुरात का इजहार किया है। मांग बिल्कुल सही है। गौडसे जी का जीवन परिचय पूरे देश को, पूरे विश्व को जानना चाहिए और उनकी मांग हिंदू महासभा ने करी है, तो ये हिंदू महासभा की पुरानी मांग है और इसका समर्थन करते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि पहले तो गाजियाबाद जैसा नगर है, इसका नाम जो है गौडसे नगर रखा जाए। और स्टेट गवर्नमेंट से तो हम कहेंगे, स्टेट से बल्कि हमारा कहना इतना नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा ये कहना, केंद्रीय सरकार से, कि उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया जाए। अभी जो जिस तरह से ट्रस्ट बनाकर और मंदिर निर्माण की बात की जा रही है, तो इसमें हिंदू महासभा क्या सोचती है? मंदिर बनाने का अधिकार केवल हिंदू महासभा को ही होना चाहिए, हिंदू महासभा को ही इसका अधिकार है। जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग्स हुई हैं, उनमें ये चीज़ सामने आ रही है कि रिव्यू पिटीशन के लिए जाना चाहिए इस फैसले के खिलाफ। इसमें आपका रुख क्या है? नहीं, यदि वो संतुष्ट नहीं है तो उन्हें जाना चाहिए। न्यायपालिका में हिंदुस्तान में अधिकार सबको है। आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडरों ने गवर्नर से मुलाकात नहीं की। मानिक राव के मुताबिक ये मुलाकात इसलिए मुलतवी कर दी गई क्योंकि तीनों पार्टियों के बड़े लीडर मुंबई में मौजूद नहीं थे। वाज़ेह है कि किसानों के मौजू को लेकर आज तीनों पार्टियों के लीडर शाम 4:30 बजे गवर्नर से मुलाकात करने वाले थे। एनसीपी तर्जुमान नवाब मलिक ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा है कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और पावर शेयरिंग फार्मूले पर हुकूमत साजी की बात तो की, लेकिन 1992 बाबरी मस्जिद इन्हदाम के बाद मुंबई फसादात की जांच करने वाले श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट के निफाज पर वाज़ेह जवाब देने से वो बचते नजर आए। वाज़ेह है कि श्री कृष्णा कमीशन ने मुंबई फसादात में शिवसेना को भी जिम्मेदार करार दिया था। कमीशन की सिफारिशात का निफाज कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में रहा, लेकिन इस पर कभी अमल नहीं हो पाया। 1992 के दिन जो लोग सियासत में थे, पहले भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर आंदोलन शुरू किया। 87 में ये बजरंग दल बना, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। गर्व से कहो हिंदू है, जल्दी खोलो राम जन्मभूमि का फाटक, बंद करो न्याय कर्नाटक। तो ये पूरा मंदिर के नाम पे राजनीति उन्होंने शुरू की। और उसके पहले एक बार अयोध्या तक लोग गए, वहाँ पे गोलियाँ चली और वहाँ पे वो नाकाम रहे। लेकिन 6 दिसंबर 92 के दिन बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया तो घबराहट में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान, आरएसएस के लीडरान बोलने लगे कि हम लोगों को ये नहीं किया। तो जब उन्होंने इनकार किया तो कोई शिवसेना के लोग वहाँ नहीं थे, तो हाँ हमने किया है इस तरह की। जरा आप सुन लीजिए, जो आप शायद जरा सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो हमें लगता है बाल ठाकरे को क्रेडिट लेना था, उन्होंने ले लिया। अब वो क्रेडिट ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सवाल ये नहीं है। उसके बाद फसादात भी हुए, कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे नुकसानात भी हुए, जिसका फ़ायदा सियासी तौर पे उन्होंने उठाया। लेकिन जितना जहर हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने बोया है, जितना नुकसान हिंदुस्तान को किया है, तो हमें लगता है कि बड़े दुश्मन को ख़त्म करने के लिए कुछ लोगों को साथ में लेना ज़रूरी है। इधे कहा कि वी आर द मोस्ट लिबरल पार्टी। मैं खुद संजय राउत जी से मिला, कोर कमेटी में मैं बैठा था। हमने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है, तो उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी है। तो जब अगर उनके ख्यालात बदल रहे हैं, उनके दिल बदल रहे हैं, तो हमें लगता है कि लोगों को बदलने का मौका देना चाहिए। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत के मुताबिक कल यानी 17 नवंबर को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल होने वाली एनडीए की मीटिंग में शिवसेना शरीक नहीं होगी। राउत ने मजीद कहा कि वाजपेयी के दौर की एनडीए और हाल की एनडीए में जमीन आसमान का फर्क है। वक्त की एनडीए और आज की एनडीए, उसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जो सिस्टम एनडीए में चल रही थी वो आज नहीं है। अगर आपका ये सवाल है क्योंकि आपको एनडीए से बाहर निकाला गया है और आप एनडीए से बाहर हैं, मुझे मालूम नहीं अभी उस वक्त एनडीए के प्रमुख कौन है। 17 तारखेच्या बैठकीत मला वाटतं ना, कधी आहे बैठक?
18 तो स्टार्ट होगी, 17 से। जी हाँ सर, कल से शिवसेना सहभागी होणार नाही। ताजमहल के जुनूबी गेट पर आज अचानक एक ड्रोन नमूदार हो गया। ड्रोन कैमरा देखकर सिक्योरिटी एहलकारों के हाथ पैर फूल गए। हालांकि कुछ देर में ड्रोन अचानक लापता भी हो गया। इस वाक़े के बाद ताजमहल के सीईओ और पुलिस सवालात के घेरे में जरूर आ गए हैं। हुकूमत और इंतजामिया भले ही फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लाख दावे करे, लेकिन वो दावे नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। एनसीआर में 10 साल कदीम डीजल गाड़ियां चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके बावजूद बुलंदशहर जिले की सड़कों पर खुलेआम पुरानी बसें और दीगर गाड़ियां चल ही रही हैं। साथ ही ये आलूदगी का बायस भी बन रही हैं। हालांकि बुलंदशहर के ARTO दावा कर रहे हैं कि 10 साल और इससे ज्यादा पुरानी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदियों को लेकर मुतल्लिका ओहदेदारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इससे पूर्व भी इन सरकारी विभाग में जितनी भी गाड़ियां जिनको 10 साल पूरे हो चुके हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए थे और उन्हें बता दिया गया कि इनका संचालन न करें। ज़्यादातर लोगों ने अपनी गाड़ियां बदल ली हैं। जिन विभागों में अभी गाड़ी उपलब्ध नहीं है वो अगर संचालन में पाए जाते हैं तो वही कार्रवाई उनके विरुद्ध भी होनी है जो प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ है। ना, रोडवेज बस में अब 10 साल से पुरानी गाड़ी कोई संचालन में नहीं है, ना ही संचालन रोडवेज कर रहा है। जो हो सकता है गाड़ी कंडीशन खराब हो जिससे लग रहा हो कि 10 साल से पुरानी है। मॉडल वाइज डिपो भी संचालन नहीं कर सकता 10 साल से पुरानी गाड़ी एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर के शहरों में जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, बीमार हैं, तो वहीं बुलंदशहर में अधिकारी ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर दर्जन भर से अधिक ऐसे अधिकारी हैं जो 30 साल से पुराने वाहनों में आवाजाही कर रहे हैं और वो सड़कों पर प्रदूषण फैला रहे हैं। जब इस पूरे मामले में हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो कैमरे से बचते नजर आए। तो वहीं बुलंदशहर ARTO मोहम्मद अयूब से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ऐसे कंडम वाहनों की सूची पहले तैयार की जा चुकी है जो 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं, क्योंकि दिल्ली NCR के शहरों में 10 साल से पुराना वाहन डीजल का प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी यहाँ जो अधिकारियों नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो वहीं ARTO बुलंदशहर साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने अधिकारियों को पहले सूचना दे दी थी, लेकिन बावजूद उसके भी वो उन्हीं वाहनों में घूम रहे हैं, उन्हीं वाहनों में सफर कर रहे हैं जो सड़कों पर प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब अधिकारी ही नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर प्रदूषण हवा में क्यों ना फैले, और जब अधिकारी ही नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो कार्रवाई कौन करे और किस पे करे। कैमरामैन नौशाद के साथ अली शरद, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। बिहार असेंबली इंतखाबात को देखते हुए तमाम सियासी पार्टियों की सियासी हिकमत अमली शुरू हो गई है। खासतौर से MIM की मौजूदगी के बाद मुस्लिम सियासत को बेहद संजीदगी से देखा जा रहा है। MIM ने ऐलान किया है कि दलित और मुसलमानों का इत्तेहाद उनका खास एजेंडा होगा। वहीं अजीम इत्तेहाद और NDA की भी नज़र दलित वोटों पर ही है। वाज़ेह है कि आइंदा साल असेंबली का इंतखाब है और मुसलमान और दलित का इत्तेहाद इंतखाबात में एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। उधर मुसलमान यादव के इत्तेहाद को बनाए रखने की RJD एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यकीनन है कि दलित, शोषित, पीड़ित और माइनॉरिटी ये आज फैक्टर नहीं बनेगा, हमेशा से फैक्टर रहा है। फिरका परस्तों के बिलमुकाबिल जो लोग गद्दी पर बैठे हैं वो अक़लियतों की वजह से ही और दलितों की वजह से ही बैठे हैं, लेकिन दलित और अक़लियतों को सबने ठगा है, छला है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि MIM की तरफ लोगों के जहन में जो तब्दीली आ रही है तो MIM के साथ लोग काम करेंगे। MIM की मौजूदगी कोई फैक्टर ही नहीं है बिहार में। ये बेवजह हमारे विरोधी इस बात को ज़्यादा तूल दे रहे हैं। सब अल्पसंख्यक भाइयों को पता है कि असली उनके हक के लिए किसने लड़ाई लड़ी, उनको हक कौन दिलाया, इन सांप्रदायिक शक्तियों से कौन लड़ा है, लालू प्रसाद के अलावा कोई। ये बात तय है कि बिहार में जो है फेस जो है नीतीश कुमार का ही रहेगा, उसके बाद ही किसी की बात होगी। कौन है दलित और मुस्लिम का, बिहार में रहने वाले कोई ऐसा समाज, किसी जाति, किसी वर्ग का लोग है जहां सरकार का पैसा किसी न किसी शक्ल में नहीं गया हो। कोलकाता का यूनानी मेडिकल कॉलेज माली तंगी का शिकार नजर आ रहा है।
9 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद कॉलेज को अब तक सरकारी सरपरस्ती नहीं मिल सकी है। आज कोलकाता में मुनक़िदा यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस में मुक़र्रिरीन ने सरकारी सरपरस्ती के मुतालबे पर बाकायदा तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। यूनानी कॉलेज में जगह की किल्लत के बायस सिर्फ 40 तलबा का ही दाखिला लिया जाता है। साथ ही यूनानी डॉक्टर्स को सरकारी नौकरी की सहूलत फराहम न किए जाने से भी तलबा में खासी मायूसी है। यूनानी कॉलेज इंतजामिया ने जल्द ही एक्शन कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। यहाँ पर अच्छा हाल नहीं है, इसलिए कि काउंसिल यहाँ जरूर बन गई हमारी, कॉलेज भी हमारा बन गया, लेकिन कॉलेज का जो बिल मंजूर हुआ था 2010 में वो आज तक इल्तवाही में है, अभी तक उसको कबूलियत से नवाजा नहीं गया। नुकसान ये हो रहा है कि जब सरकारी हुकूमत की निगरानी होती है, हुकूमत की सरपरस्ती होती है, तो बहुत से वो काम जो इंडिविजुअल तंजीमें नहीं कर पाती हैं, हुकूमत उसको करा लेती है। सबसे बड़ा मसला होता है मालियात का, फाइनेंस का मामला होता है, बगैर फाइनेंस के कोई काम को नहीं होता। वही क्या कहते हैं अड़चन यहाँ पर भी आ रही है। अगर फाइनेंस हमारे पास होता, हुकूमत ली होती, तो ये कॉलेज आज सिर्फ यूजी कॉलेज ही नहीं होता, बल्कि ये पीजी कॉलेज बन चुका होता। कई मरतबा नहीं, बल्कि तकरीबन हमने 11 या 12 लेटर हमने चीफ मिनिस्टर को दिया था मिलने के लिए अपार्टमेंट की। हमारी बात कम से कम सामने होकर के मैडम अगर सुनेगी तो हो सकता है उनको ज्यादा समझ में आए, या उन तक हमारी बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, ये भी हमको नहीं पता है। और अब जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़ी एक अच्छी खबर। जी हाँ, जामिया मिलिया में जल्द ही 4 नए तालीमी शोबे शुरू होने जा रहे हैं। इन शोबों में फॉरेन लैंग्वेजेस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल स्टडीज़, डिज़ाइन एंड इनोवेशन और एनवायरमेंटल स्टडीज़ शामिल हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इन नए शोबों में दर्स व तदरीस के लिए कुल 28 ओहदों को भी मंजूर किया है। कर्नाटक में साबिक वजीर आर रोशन बेग को बीजेपी में शामिल न किए जाने पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में मुस्लिम सियासी लीडरों और मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि बीजेपी में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है। वाज़ेह है कि कर्नाटक में 17 नाअहल अरकान असेंबली के साथ साथ आर रोशन बेग ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी हुकूमत की तायद की थी, लेकिन बीजेपी ने रोशन बेग को न ही पार्टी में शामिल किया और न ही उन्हें टिकट ही दिया। बीजेपी किसको टिकट देती है या किसको नहीं देती, ये बीजेपी पे छोड़ा गया है। हाँ, रोशन बेग साहब को बड़ी उम्मीद थी कि बीजेपी से टिकट लेकर वो शिवाजी नगर हल्के से लड़ें, और उन्होंने बहुत अपील भी की थी कि नरेंद्र मोदी जी से और बीजेपी से हाथ मिला लें, और पिछले इंतखाबात में उन्होंने बीजेपी को बहुत मदद भी की थी। इसमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। बीजेपी में अक़लियतों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमज़ोरों के लिए, औरतों के लिए कहाँ जगह है? बीजेपी इज़ बैक्ड बाय ऑब्वियसली आरएसएस, तो उनकी एक आइडियोलॉजी अलग है। और तुम्हें देख लीजिए कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कितना दिया गया है। पहले से भी अगर देखा गया तो इनके पूरे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के अंदर कितना रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से अचानक से आए हुए हैं। आने से पहले ही ये डिस्क्वालिफिकेशन का, ये आने से पहले ही ईश्वरप्पा का एक स्टेटमेंट क्या आया था, अगर जो कुछ भी आना है तो क्या बन के आना है, एक हमारा गेट कीपर बन के आना है, ऐसे ही से उसे मेंबरशिप दे के टिकट नहीं देंगे। तो वो उनका स्टेटमेंट उनके ऊपर बरकरार था। एक्चुअली माइनॉरिटी लीडर्स को चाहिए होता है कि कौन सी पार्टी में जाना, ये पहले सोचना था। इसके पहले ही हम लोग अगर सोच के ये पार्टी में जाएंगे उनका मंशा लिए बगैर, ये गलत है। पहले उनका मंशा लेना चाहिए था कि कौन सी पार्टी में जाए। अब माइनॉरिटी पार्टी ही नहीं है वो, बीजेपी इज़ नॉट अ माइनॉरिटी पार्टी नाउ। वो उन लोग थोड़े लीडर्स रखे, वो भी पहले रखे थे, वो भी माइनस करते आ रहे हैं। देयर इज़ नो न्यू हाई पोस्ट गिवन टू एनी माइनॉरिटी। तो सोच के जाना चाहिए था इनको। उर्दू तंज़ो मिज़ाह के सब